वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शीरीज। और सबसे पहले तो सॉरी सॉरी फॉर सच अ डिलेड वीडियो। रीजन बहुत सारे थे। मेरा डिग्री खत्म हो रहा था, तो मेरा जो एमटेक का प्रोजेक्ट होता है आईटीज में, वो चल रहा था। साथ में अपने जॉब इंटरव्यूज की भी तैयारी कर रहा था। अभी फिलहाल मैं एक कंपनी में रिसर्च एसोसिएट हूँ, तो इस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाया। आई केप्ट यू वेटिंग, सॉरी फॉर दिस डिलेड वीडियो। खैर, वो सब बातें बात की हैं। अभी हम नीट 2026 पे फोकस करते हैं। नीट 2025 का पेपर देखकर मुझे ये तो समझ में आ गया है कि एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक हो रहा है, और धीरे धीरे मुझे ये लग रहा है कि अब बायोलॉजी में भी थोड़े एनालिटिकल सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही एक, जैसा कि हमेशा से एक आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं जो है आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चीजें समझाऊं। तो वही मेरा ऑब्जेक्टिव आज के पेपर में भी रहेगा, आज के हमारे टॉपिक में भी रहेगा। यही हमारा काम है। मैं जितना अपने साथ अपनी जॉब के साथ कर सकता हूँ उतना कोऑर्डिनेट करूंगा। मैं कोशिश करता रहूंगा आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट देने की। यही मेरा प्रयास रहेगा। और इसी उसके साथ, मोटिवेशन के साथ, इसी अ, एक विजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ये आप लोगों के पढ़ने के लिए चीज है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए है। और अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। जैसे कि हमने बात की कि लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क क्या होता है। मूवमेंट आपका ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं ये अपने पेन को यहां से यहां मूव करा दूं, तो वो मूवमेंट है। मूवमेंट मेरा ये भी है। लेकिन लोकोमोशन की बात जब मैं कर रहा हूं, तो एक डिस्टेंस ट्रेवल होगी, राइट। ठीक है, एक चेंज इन पोजीशन होगा, राइट। तो ये बात आपको अगर पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सीलिया और फ्लैजिला, अब ये चीज मुझे कोई बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि बहुत डिटेल में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, और जितना पूछा जाएगा उतना मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज का। आउटवर्ड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज करके स्टेटमेंट वाइज ट्रू एंड फॉल्स टाइप का पूछा जा सकता है। और किस चीज में काम आता है, मूवमेंट में काम आता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है सीलिया, फ्लैजिला। फ्लैजिला जैसे आपके स्पर्म में प्रेजेंट होता है, और भी कई जगह मूवमेंट्स में प्रेजेंट होता है। सीलिया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। जहां से भी कोई चीज आ रही है वहां सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने कुछ सीलिया की मूवमेंट की बात करी। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये सीलिया और फ्लैजिला के जो मूवमेंट्स है, वो बेसिकली सेल तक लिमिटेड है। अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसे कि यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, या फिर ये आपके सेल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसमें भी हो सकते हैं। अब आते हैं मसल्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। 40 से 50% इसका वेट होता है, बॉडी वेट होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ इसमें नया नहीं है। ये बात ध्यान रखने वाली कि मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए एक टेबल में फॉर्म में दे देगा, तो यू शुड नो। ठीक है। नेचुरल मूवमेंट जैसे कि मैंने बताया, स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, वाटर कंटेंट मेंटेनेंस इन द आपके स्पंजेस और लोकोमोशन इन यूग्लिना। ठीक है। वाटर कंटेंट मेंटेनेंस इन द स्पंजेस। अगर आप एनिमल किंगडम वाला चैप्टर याद करें, जो जिसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, हालांकि वो वीडियो उतना अच्छा नहीं है क्वालिटी, लाइट क्वालिटी वाइज। वैसे वो कंटेंट ठीक है, लेकिन वो मैं उसका भी एक इंतजाम करूंगा। तो वो एक, आप अगर वाटर कंटेंट का, जिसमें ऑस्टिया आता है, ऑस्कुलम आता है, राइट, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वाटर कंटेंट भी आप मैनेज कर पाते हैं थ्रू फ्लैजुलर मूवमेंट्स। ठीक है। लोकोमोशन इन यूग्लिना पैरामीशियम, ये जो है ये सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट्स पे ही ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। मैं आगे आपको फिगर्स दिखाऊंगा। अब मसल में ऐसी क्या बात है कि मसल लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइटेबिलिटी। ठीक है,
जब आप आगे अपने मेडिकल फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे, और इनफैक्ट मैं भी शायद उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। तो देखिए, ये हाथ को मूवमेंट करने के लिए एक एक रिस्पॉन्स की जरूरत है, एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है दिमाग की और इस हाथ की, राइट? आपको एक पेन भी चलाना है, आपको एक सिग्नल भी देना है, आपको थम्स अप भी करना है, तो भी आपको एक मूवमेंट की जरूरत है। तो ये मूवमेंट कैसे जनरेट होगा? एक्साइटेबिलिटी, यानी जब तक एक्साइटेशन नहीं होगा, जब तक डीपोलराइजेशन नहीं होगा, राइट? मैं आगे समझाऊंगा इस चीज को आगे आने वाले चैप्टर्स में। जब तक एक्साइटेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा, राइट? जब तक एक्सटेंसिबल नहीं होगा और इलास्टिक नहीं होगा, तब तक मूवमेंट होना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकता, मैं कह रहा हूं मुश्किल है। इनफैक्ट जो आपका रिगर मोटिस होता है, जो आपके डेथ के बाद का जो सीन होता है जिसमें मसल बिल्कुल वो हो जाती है, रिजिड हो जाती है, वो यही सब चीजें खो देती है, ठीक है? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। वैसे तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, बट हमारे पास इतना सिलेबस है, हमें फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायोलॉजी भी, उसमें भी जूलॉजी बॉटनी दोनों करनी है, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे डाली हुई है। लोकेशन और अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे हम मसल्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं: स्मूथ मसल, स्ट्राइटेड मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है? इस स्लाइड में ऐसा कुछ तो नहीं है जो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, इस पे assertion रीजनिंग बन सकता है: प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इनफैक्ट मैं खुद इस पे assertion रीजनिंग बनाऊंगा आपसे जब अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए बात करते हैं स्केलेटल मसल की। तो स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी के साथ, जो स्केलेटल पार्ट्स हैं उनके साथ काफी ज्यादा एसोसिएटेड रहती है, स्ट्राइप्ड रहती है अंडर द माइक्रोस्कोप। वॉलंटरी मसल एक्शन है, लोकोमोटरी है, चेंजेस इन द बॉडी पोस्चर, यानी आपके बॉडी के पोस्चर को, जैसे अगर मैं ऐसे करके बैठा हूं तब भी मैं अपनी स्केलेटल मसल्स का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स है उनमें स्केलेटल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? जितने भी आपके विसरल मसल्स हैं, चाहे वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के हो गए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के हो गए, वो जितने भी हैं वो आपके इनवॉलेंट्री हैं, या वहां पे आपके स्मूथ मसल्स काम करते हैं, राइट? इनमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट। इस बात को जरा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ऐसे समझिए कि सपोज आप एक ऐसे पर्सन को इमेजिन करिए जो अनफॉर्चुनेटली चल फिर नहीं सकता, बेड रिडन है, एक्सीडेंट हो गया किसी वजह से, और वो उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि वो जो है 1 महीने तक या 1 महीने तक वो चल नहीं सकता, चल नहीं सकती वो इंसान, ठीक है? तो क्या होगा कि अब उसका वैसे तो लोकोमोशन बंद है, लेकिन उसका मूवमेंट बंद नहीं है, क्योंकि वो खाना खा रहा है, वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है, राइट? क्योंकि अगर ये आपके विसरल वाले भी, अगर आपके विसरल मसल्स के मूवमेंट भी वॉलेंट्री होते तो काफी प्रॉब्लम हो जाती। तो बॉडी के रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए ये ये मूवमेंट्स जो लगातार बॉडी में चलते रहते हैं, जैसे ब्लड का फ्लो, राइट? ये भी तो एक मूवमेंट ही है। जैसे कि आपका खाना जब आपने यहाँ से डाला, या माउथ से डाला, और यहाँ पे आपकी जो यहाँ तक पेट तक या स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने का जो तरीका है वो भी इनवॉलेंट्री का ही है। तो इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, ये जो है इनवॉलेंट्री कंट्रोल है आपका। कार्डियक मसल्स में स्ट्राइप्ड सिनेरियो रहता है, स्ट्राइप्स रहते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमंस का हार्ट मायोजेनिक होता है, ठीक है? हालांकि उसके न्यूरोट्रांसमीटर से भी फर्क पड़ता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन उसकी जो एक्साइटेबिलिटी है वो मायोजेनिक है, यानी सेल्फ जनरेटिंग है। अपने अंदर ही मसल जो है अपने आप को, जो हार्ट मसल्स होती है वो अपने आप की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और जो एक्सटेंसिबिलिटी और वगैरह जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया था वो जनरेट कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ मैंने फिगर्स उठाए हैं मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी लॉडिश, अगर आपको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, इसका पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सेल बायोलॉजी बुक्स, ठीक है? हालांकि मुझे नहीं लगता आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि ये थोड़ा बेसिक साइंसेस में, जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में ये किताबें ज्यादा चलती हैं, और उसमें ज्यादा नहीं चलती है। मेरे ख्याल से मेडिसिन में ये बुक्स ज्यादा नहीं चलती, लेकिन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देखिए। मैं अगर इसको थोड़ा जूम कर पाऊं तो, एक मिनट, नहीं जूम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये देखिए सीलिया, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो सरफेस ऑफ द सीलेटेड एपिथेलियम ऑफ रैबिट ओविडक्ट व्यूड इन द स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एसईएम के थ्रू ये आपको सीलिया का इमेज दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पे पाया जा रहा है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये आपका ये जो ये है, ये पूरा का पूरा फ्लेचुलर मूवमेंट, ठीक है। अगेन उसी बुक से, लॉडिश की किताब से उठाया गया, 8th एडिशन से। हाँ, अब ये आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हम जिसकी मसल उसकी बात कर रहे हैं हम, एक्साइटेबिलिटी और उसकी, ठीक है। उससे पहले हम पहले बहुत डिटेल में जाने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए, आपको जो सामने फिगर दिख रहा है, और अगेन अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके बताएंगे कि सर नहीं समझ में आया है, आप दोबारा समझा दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। मेरा एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, ये उद्देश्य है, यही मेरा मिशन है कि आपको चीजें समझ में आए, चाहे एक बार में आए चाहे दूसरी बार में आए। देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं, वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, दीज आर जेड डिस्क, ठीक है। क्या होता है सब बताऊंगा। ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये रेड कलर का जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज एक्टिन, ओके। दिस इज मायोसिन यहाँ पे, ठीक है। और एक जेड डिस्क से दूसरी जेड डिस्क के जो बीच का डिस्टेंस है, उसे हम सार्कोमियर कह रहे हैं। समझिए इस बात। अब क्या होगा अगर आप ध्यान से देखें, तो द मायोसिन एंड द एक्टिन फिलामेंट्स ऑफ अ सार्कोमियर ओवरलैप विद द सेम रिलेटिव पोलैरिटी ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड लाइन, ठीक है। देखिए, यहां पे प्लस है, प्लस एंड है, और यहां पे माइनस एंड है, यहां पे माइनस एंड है और यहां पे प्लस एंड है, ठीक है। इसी तरह से आपका पूरा का पूरा एक्टिन और मायोसिन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओवरलैप करते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स आर एंकर्ड बाय द प्लस एंड टू द जेड डिस्क, प्लस एंड टू द जेड डिस्क, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स, ये जो आपके रेड वाले हैं, दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स, या जेड डिस्क के थ्रू आपके वो है, प्लस एंड के थ्रू, जेड डिस्क के थ्रू आपके वो हुए हैं, अटैच हुए हैं। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर विदाउट शॉर्टनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं आगे भी समझाऊंगा। देखिए, सार्कोमियर की यानी एक जेड डिस्क से लेकर दूसरे जेड तक की डिस्टेंस शॉर्टन या लेंथन होती है। ना तो एक्टिन फिलामेंट की लेंथ पे, ना मायोसिन फिलामेंट की लेंथ पे कोई भी फर्क आता है। आप अगर देख भी पा रहे होंगे तो देखिए, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर से ये एरो आ रहा है, इधर से ये एरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी और इसकी डिस्टेंस सेम है, ना एक्टिन की डिस्टेंस बदली है, ना मायोसिन की, लेकिन दो जेड डिस्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो जरूर कम हो गया है, ओके। तो ये मैंने अगेन एसेंशियल सेल बायोलॉजी से उठाई है, अनदर फाइन बुक, ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझते हैं आगे। आइए, ये आपकी मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गार्टन एंड हॉल। माय बेस्ट विशेस, आपको ये किताब पढ़ने को मेडिकल कॉलेज में जरूर मिले। आइए समझते हैं इस बात को। तो ये हमने एक मसल का ओवरव्यू लिया है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी एक जेड लाइन है, ठीक है। जेड डिस्क जो मैंने अभी आपको बताया, ये दूसरी जेड डिस्क है। ये देखिए, ये जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा आ रहा है ना, ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है। इसके बीच में ये जो आपका लगा हुआ है एक्टिन और मायोसिन, ये आपका लगा हुआ है। जो एच जोन है, जो एच जोन है, दिस इज द रिलेटिवली नॉन ओवरलैपिंग जोन। नॉन ओवरलैपिंग जोन, प्लीज याद रखिए दोस्तों, नॉन ओवरलैपिंग जोन इज द एच जोन, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम मसल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये फ्लैजेलर मूवमेंट्स होता है, 40% 50%, ये सब ये चीजें होती हैं, इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं है, आप लोगों के पढ़ने के लिए है। हाँ, यहाँ पे आते हैं।
तो अगर हम मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें तो स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स और वेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फेशिया और फेसिया। ठीक है, ये जो आपका मसल का बंडल है इसको पूरे को हम वेसिकल कहते हैं, और जो कोलेजनस टिश्यू है उसे हम फेसिया कहते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फेशिया और फेसिकल्स में कंफ्यूजन हो सकता है, पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर इज लैंड अप बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा और इंक्लूजिंग द सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर इज अ सिंसिशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, ये आपको पता होगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है, पैरेलली अरेंज्ड फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स एंड मायोफाइब्रिल्स होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। एक मायोफाइब्रिल में अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया, फिर से आपको दिखाऊंगा। अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल हैज बीन। तो दो प्रोटीन्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक्टिन और मायोसिन। लाइट बैंड जो होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे आएगा भी। लाइट बैंड जो होता है दैट इज द आई बैंड, और डार्क बैंड जो होता है वो ए बैंड होता है। लाइट बैंड आइसोट्रोपिक होता है और ए बैंड एन आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक क्या चीज है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है, माइक्रोफाइब्रिल्स है, एक्टिन थिनर फिलामेंट है, मायोसिन थिकर फिलामेंट है, इलास्टिक फाइबर जेड डिस्क है जो बाइसेक्ट करती है, जेड लाइन बाइसेक्ट करती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एम लाइन भी देखने को मिल जाएगी, अभी दिखाता हूँ। और ए और आई बैंड्स आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटिवली थ्रू द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंट्रैक्शन इज कॉल्ड द सार्कोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छे से हाईलाइट करी हुई है, प्लीज इसे ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज इससे सवाल आ सकता है और इससे सवाल आता है। देखो, in the resting stage, the edges of the thin filament on the either side of the thick filament partially overlap the free ends of the thick filament, leaving a central portion of the thick filament. This central portion is not overlapped by thin filament, is called the H zone. अभी पहले बता चुका हूं, ठीक है। हाँ, अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम से समझते हैं। ये आपका ए बैंड है, ठीक है, ये आपका आई बैंड। अब बहुत बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्या बताया था, आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। ये आपको एक्टिन फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट्स है। ए बैंड में क्या बताया था उसने, एक्टिन और मायोसिन, यानी थिक और थिन दोनों बैंड्स होते हैं। तो ये आपके ए बैंड हो गए। जो पार्ट ओवरलैप्ड नहीं है दोस्तों वो एच जोन हो गया। बात समझ में आ रही है। और दो जेड लाइंस के बीच में या जो जेड डिस्क के बीच में जो पार्ट होता है वो सार्कोमियर होता है। अगर इसको मैं देखूं तो ये जो डायग्राम है, ये जेड लाइन है ना, और ये जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस सार्कोमियर है। एक्टिन ये जो आपका है, फिर ये लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ठीक है, ये इससे अटैच्ड होता है। ये पूरा का पूरा आपका ए बैंड है, ये आपका आई बैंड है, ये फिर आपका आई बैंड आ जाता है, ठीक है, और फिर ये दूसरे वाले का ए बैंड आ जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं डार्क, ये पुरानी पीछे वाली सेल का, फिर लाइट आई बैंड, फिर एक जेड लाइन, फिर एक लाइट आई बैंड जिसमें कि एक्टिन है, कि मायोसिन है जिसमें एक्टिन है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आई बैंड में हमेशा एक्टिन होता है। एक्टिन फिर मायोसिन, एक्टिन फिर एक्टिन मायोसिन का कॉम्बिनेशन। ये पार्ट जो ओवरलैप नहीं है दैट इज द एच जोन। उसके बाद आपका फिर डार्क बैंड आता है, लाइट बैंड आता है, जेड लाइन आती है, सार्कोमियर कंप्लीट हो जाता है।
कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सार्कोमियर की लेंथ चेंज होती है, ना कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, ठीक है। अब यहां आते हैं स्मूथ मसल्स पे। ये केवल मैंने डायग्राम दिखाया है, इसमें ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये प्लीज इसको ध्यान से देखिए कि किस तरह से स्मूथ मसल्स होते हैं और ये कार्डियक मसल्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। Okay, so class is over. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for your patience. Again, apologies for a very late वीडियो, ठीक है। काम में बिजी था, बहुत ज्यादा बिजी था। मैं कोशिश करूंगा जितना रेगुलर हो पाएगा उतना करूंगा, बट इस समय चूंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, इस समय चूंकि मैं अपने काम प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, इस वजह से शायद मैं उतना रेगुलरली न डाल पाऊँ। मैं आप सबके प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई ऑडियंस, टू ऑल माई स्टूडेंट्स, टू ऑल माई लर्नर्स। आप मेरे स्टूडेंट्स हो या ना हो, आप मेरे लर्नर्स हो, अगर आप मेरे सिंपल व्यूअर्स भी हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होपफुली आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जो नहीं क्लियर हुए हैं वो आप पूछिए मुझसे कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ मैं आपसे आज के लिए थैंक यू बोलता हूँ और चलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।